1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं बाजार एक बहुत बड़ा छल है। ये आपको छलता है, आप इससे छले जाते हैं, खींचे चले आते हैं इसकी चकाचौंध में और बस काम हो जाता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ देखना चाहिए हमेशा, लेकिन आजकल लगता है जब हम बाजार में जाते हैं तो इतनी चीजें नजर आती हैं सस्ती और सुंदर, टिकाऊ हम भूल जाते हैं और घर में वो सब सामान ले आते हैं। ये सारा का सारा सामान ग्रे मार्केट में मिलता है, जो कि नकली होता है, दोयम दर्जे का होता है, घटिया क्वालिटी का होता है, असल की एक ऐसी नकल जिससे आप छले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन ग्रे मार्केट का कारोबार देश में फल फूल रहा है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी फल फूल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहा है। और आज इसी पर हम बात करेंगे, विशेषज्ञों की राय जानने की कोशिश करेंगे। और जो जनता जनार्दन बैठी है, जो इस बाजार में जाके हम आप सब सामान खरीदते हैं, आखिर क्या वजह है कि हम इस नकली सामान से इतने प्रभावित हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं और खरीद के ले आते हैं, बाद में भले ही पछताएं, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बातचीत हम शुरू करें इससे पहले आइए जरा ग्रे मार्केट पे एक नजर दौड़ाने की ये ग्रे मार्केट आखिर क्या है। जिसे किसी ने मजाक में कहा, ये सलेटी बाजार आखिर क्या है। मौजूदा दौर समानांतर व्यवस्थाओं का दौर है। जब एक व्यवस्था किसी मांग को पूरा नहीं कर पाती, अक्षम साबित होती है या फिर पहुंच के परे हो जाती है, तो विकल्प के तौर पर दूसरी व्यवस्था सामने आ जाती है। अगर आज ऐसा सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा के साथ देखा जा सकता है, तो यही सिद्धांत बाजार पर भी लागू हो रहा है। जो अधिकृत उत्पाद आम लोगों की पहुंच से परे हैं, उनके सस्ते संस्करण अनाधिकृत तौर पर आम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यही अनाधिकृत वस्तुओं का बाजार ग्रे मार्केट है, जहां उत्पाद गैर कानूनी ना भी सही, पर इनकी बिक्री सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग है और जिनका मूल उत्पादक से कोई सरोकार नहीं। ग्रे प्रोडक्ट्स के साथ आज भारतीय बाजार दोयम और नकली वस्तुओं से भरा है, जो हर साल यहाँ के उद्योग जगत को 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सॉफ्टवेयर, खिलौने, उपभोक्ता सामान, कपड़े लत्ते, ऑटो पार्ट्स, म्यूजिक, फिल्म सीडी, डीवीडी या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और दवाइयाँ, भारतीय बाजार में हर मूल और ब्रांडेड वस्तु की नकल उपलब्ध है, वो भी मूल उत्पाद के आगे कहीं कम कीमत पर। नकल भी ऐसी कि बड़े से बड़े जानकार भी चकमा खा जाएं। दोयम और नकली उत्पादों के बाजार की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की वृद्धि दर 50% और म्यूजिक और फिल्मों की पायरेसी 90% तक पहुँच गई है। घटिया और नकली उत्पादों के इस फलते फूलते बाजार का प्रमुख कारण जहाँ इनकी अपेक्षाकृत कम कीमत है, तो वहीं ये उत्पाद आसानी से उपलब्ध भी हो रहे हैं। फुटपाथ से लेकर छोटी दुकानों और बड़े बड़े मॉल्स में इन उत्पादों की भरमार है। जाहिर है ये बात बाजार के उस मूल सिद्धांत की तायीद करती है जो डिमांड और सप्लाई पर टिका है। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत में विदेशी सामान की आमद प्रारंभ हो गई। विदेशी उत्पादों के साथ भारत में भी ब्रांडेड आइटम्स का चलन शुरू हुआ और उपभोक्ता वस्तुएं डिजाइनर होती चली गयीं, जिनका इस्तेमाल एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाने लगा। इम्पोर्टेड और ब्रांडेड की ललक मध्यम वर्गीय में पहले से ही थी, उनको हासिल करना अब इनकी चाहत बनने लगी। लेकिन महंगी कीमत के कारण अभी ये वस्तुएं उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित थीं। ऐसे में इस वर्ग को चीनी उत्पादों का बड़ा सहारा मिला, जिसने इन्हीं इम्पोर्टेड ब्रांडेड उत्पादों की नकल मुहैया कराना शुरू कर दिया, वो भी कहीं कम कीमत पर। ये दौर भारत में सूचना और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का दौर था, जहां लाखों करोड़ों भारतीयों की जरूरियातों को इन्हीं चीनी उत्पादों ने पूरा किया। आज भी भारत में 30% मोबाइल फोन मेड इन चाइना ही इस्तेमाल हो रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले इस देश की बढ़ती क्रय शक्ति और मांग ने अन्य दोयम दर्जे की आयातित वस्तुओं को भी आकर्षित किया, जिसका नतीजा है कि भारतीय बाजार आज टूथपिक से लेकर चीनी मोटरसाइकिल से भरे हैं और जिनकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में भारतीय
ग्रे प्रोडक्ट्स उत्पादकों की उद्यमशीलता हिलोरे लेने लगी और जिन क्षेत्रों में वे चुनौती दे सकते थे उनमें उन्होंने दोयम और नकली सामान उतारने शुरू कर दिए। रिटेल सेक्टर में आज शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो जिसका नकली संस्करण उपलब्ध न हो और इन नकली उत्पादों के उत्पादन में दिल्ली का विशेष स्थान है, जहां देश के कुल नकली उत्पाद का 70% उत्पादन हो रहा है। इस तरह के उत्पाद जहां उपभोक्ताओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवाइयां शरीर और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में नकली दवाओं के कारोबार में भारत की 75% हिस्सेदारी है। भारत में अनाधिकृत, गैर कानूनी और नकली उत्पादों पर प्रतिबंध के कानून है, पर जरूरत उन्हें अधिक कड़े बनाने तथा उन पर सख्ती के साथ अमल की है। जरूरत उद्योग जगत को उन दोयम और नकली वस्तुओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने की है, जो उनकी आमदनी के साथ साथ साख पर भी बट्टा लगा रहे हैं। इसी के साथ आज सबसे बड़ी जरूरत उपभोक्ताओं में इन वस्तुओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने की है, जिससे इनके इस्तेमाल पर रोक लग सके। लेकिन इन सब बातों के आगे उस सोच का क्या कीजिएगा जिसे सस्ते के चक्कर में बार बार रोना नहीं खलता है। वैसे भी उपभोक्ता संस्कृति का ये दौर यूज एंड थ्रो का ही है। महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार, लेकिन सस्ते की ज्यादा सुनी जाती है क्योंकि वो सस्ता मिलता है। यूज एंड थ्रो आजकल हम करने के आदी हो चुके हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जिसमें नकली सामान है, जिसमें फेक सामान है, बहुत सारा ऐसा सामान जो कि ग्रे मार्केट में मिलता है, जो कि अनधिकृत रूप से वहां बेचा जाता है। इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे अनिल राजपाल जी से। अनिल राजपाल वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल टेक्नोपैक एडवाइजर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं। अनिल जी, ये जो फलता फूलता पूरा का पूरा कारोबार है, जिसमें कि उपभोक्ता छला जाता है, चाहे किसी भी तरह से छला जा रहा हो, चाहे नकली सामान से छला जा रहा हो, चाहे तमाम दूसरे और दोयम दर्जे के सामान बिक रहे हो, तो ये जो ग्रे मार्केट का माया जाल अगर हम इसे कहें, तो कितना बड़ा कारोबार है आज हिंदुस्तान में इस मार्केट का? जी, इसका एस्टिमेशन हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है एंड अगर ये देखा जाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में जा रहे होंगे। अगर मैं देखूं ड्रग्स को देखूं, फॉर इंस्टेंस ड्रग्स इज इंडिया में 14,000 करोड़ मार्केट साइज है और उसमें से 10% जो है वो स्पूरियस ड्रग्स हैं। सो विच मीन्स कि कंज्यूमर को शायद पता भी नहीं है, कहीं तो उसे पता है कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट ले ही लेना, और कहीं ये पता है कि उसको पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट ठीक है या मतलब वो नकली सामान बिक रहा है और उसे मालूम नहीं है। सो विच मीन्स अगर उस इंडस्ट्री को देखा जाए तो 1400 करोड़ की वो इंडस्ट्री है और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साल में 10 बार फार्मेसी पे जाता हूँ तो चांसेस हैं कि एक बार मेरे पास एक बार मेरे पास जरूर आएगा। और अगर मैं सिमिलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखूं जो आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट मार्केट है, जबकि मैंने टायर रिप्लेस करवाना है या स्पेयर पार्ट रिप्लेस कराना है, उसमें से कम 50% ऑफ द मार्केट इज एक्चुअली ग्रे मार्केट। तो वो करीब 4,000 करोड़ की मार्केट है। एंड सिमिलरली अगर म्यूजिक में देखा जाए तो म्यूजिक में अगेन 50% से 60% के बीच में मार्केट इज ग्रे मार्केट। सो डिपेंडिंग ऑन और सॉफ्टवेयर जो कि आजकल सबसे ज्यादा काउंटरफिट, जिसमें वो बार बार शो भी करता है, अगर आपने लगाया हुआ है तो बार बार शो भी करता है कि भाई साहब इसे बदल लीजिए, ये सही नहीं है, तो आप कह देते हैं लेटर ऑन। बिल्कुल। तो ये इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, कॉस्मेटिक की अगर कॉस्मेटिक अगेन एफएमसीजी सेगमेंट्स में हमारा एस्टिमेट होगा करीब 10% ऑफ द इंटायर मार्केट, जो कि $15 बिलियन मार्केट है, 60,000 करोड़ की मार्केट। उसमें से 6,000 करोड़ यानी $1.5 बिलियन मार्केट जो है वो इस चैनल के थ्रू जाती है। और इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया की मार्केट इतनी हेट्रोजिनस है और कंज्यूमर की एस्पिरेशन बहुत बढ़ रही है। तो कुछ सेगमेंट है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एस्पायर करती है कि मेरे को रेडी टू अपैरल खरीदने हैं या मोबाइल लेना है या कुछ और प्रोडक्ट्स लेना है। तो ये उनके लिए एक डिलिबरेट, कुछ जानते भी हैं कि ये दिस इज रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल एंड मे बी ये ग्रे मार्केट से आ रहा है, लेकिन फिर भी खरीदते हैं बिकॉज। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप देखें इंडिया मार्केट की जो पिक्यूलियर चीज है वो ये है कि 100% में से 96% ऑफ द मार्केट, रिटेल मार्केट इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो अगर मेरे जैसा कंज्यूमर किताब खरीदना चाहता है या म्यूजिक खरीदना चाहता है या गेम्स खरीदना चाहता है, खिलौना खरीदना चाहता है, तो कौन सी शॉप है इंडिया में जो
मेरे सामने आती हैं, जिसमें मैं जाके खरीद सकता हूं, जिसमें मेरे को रिसीट भी मिल जाएगी, मेरे को गारंटी भी मिल जाएगी और ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी होगा। शायद इंडिया में बहुत ही कम शॉप्स हैं इस नेचर की, और हैं तो मेरे घर के पास नहीं है, तो विच मीन्स आई हैव टू ट्रैवल 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर इट्सेट्रा। एंड व्हाई वुड आई डू दैट? व्हाई वुड आई डू दैट? हमारे साथ यहाँ परवेज आलम साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी से आते हैं। परवेज साहब, आपने हिंदुस्तान भी बखूबी देखा है और लंदन भी देखा है, यूरोप भी देखा है। मुझे बताइए क्या फर्क पाते हैं यहाँ की और वहां की ग्रे मार्केट में, और इस ललक में कि मेरे पास फलां ब्रांड हो, चाहे नकल हो, चाहे कुछ भी हो। पहली बात तो मैं बहुत माफी के साथ में यहाँ पे अर्ज कर दूं कि मैं तो ग्रे मार्केट का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैं अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जाहिर करना चाहता हूँ। अभी आपने हमारे जैसे एक्सपर्ट साहब अभी आपने कहा, मुझे लगा उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक इमेज पेंट कर दी ग्रे मार्केट की, शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। पहली बात, यहाँ ये कहना बहुत जरूरी है कि ग्रे मार्केट और फेक मार्केट या इमिटेशन का जो मार्केट है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों एक चीजें नहीं है। कभी कभी हम सुनने में और बोलने में ये गलती कर जाते हैं, समझते हैं कि ग्रे मार्केट फेक मार्केट। ग्रे मार्केट को अंग्रेजी में और यूरोप में और पूरी दुनिया में एक ही पूरा सिस्टम है, इसको पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि एक बहुत लेटेस्ट फोन है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब मुझे बताएं इसमें कंज्यूमर की हैसियत से मैं और आप, हमारी क्या खामी है अगर हम ग्रे मार्केट से सोच समझ के कोई चीज खरीदेंगे। एक फोन बहुत ही लेटेस्ट, में नाम नहीं ले रहा, यहाँ जितने बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 45,000 रुपए में अपने सर्विस के साथ उसको ऑफर कर रहे थे। वो फोन यहाँ मार्केट में, ग्रे मार्केट में आ जाता है, कंज्यूमर को 22,000 रुपए में मिलता है। और मैं जेन्युइन फोन की बात कर रहा हूं। यहाँ ये बिल्कुल जहन में रखना जरूरी है कि हम जो नकली दवाइयां हैं या नकली फोन है, नकली साबुन है, वगैरह वगैरह, नकली परफ्यूम से, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ग्रे मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ग्रे मार्केट में जो पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम है वो अमेरिका से सीधा आ जाता है। अगर मैं अमेरिका से किसी से मंगवा लूं तो वो मुझको फर्ज कीजिए वहां से $100 का मिलेगा, लेकिन यहां मुझे सर्विस प्रोवाइडर वो $300-400 का दे रहा है। अब मुझे बताइए एज ए कंज्यूमर मैं क्यों नहीं ग्रे मार्केट में जाऊंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा? जी, मेरे ख्याल अनिल जी से इसका जवाब पूछते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों से आप ये सवाल कीजिए। जी, क्यों जाएगा कंज्यूमर अगर उसे सस्ता मिल रहा है? अब ये बात दूसरी है कि क्या वो उस फोन की क्वालिटी वही है जो कि असल फोन की क्वालिटी वही है? अच्छा, वही है। कैसे, क्या वाकई फोन की क्वालिटी वही होगी तभी वो इतना मिल रहा है? नहीं, जैसा सामने ने फरमाया कि एक मार्केट ऐसी है जिसको ग्रे मार्केट हम नाम दे रहे हैं और इसमें क्वालिटी वही है, वही प्रोडक्ट्स हैं, पर इंडिया में या तो टैक्सेशन ज्यादा है या कंपनी जो है ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। तो उस वजह से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्टेजेस हैं, तो उस समय उनकी ये होता है कि जितना ज्यादा मुनाफा कमाया जाए उतना अच्छा है, बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगी। तो उस सेंस देखिए, मैं इस बात में भी कहना चाहता हूं। जी, श्रीराम खन्ना हमारे साथ हैं, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट। जरा लोगों को समझाने को ज्यादा मुनाफा हो इसलिए ग्रे मार्केट बुरी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। जहां पर कंज्यूमर के पास लिमिटेड पैसा है, अगर कंपनी आसमान पे दाम चढ़ा देगी तो मैं क्या करूंगा? $100 की किताब है अमेरिकन, हर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सब लोग फोटोकॉपी करें। बताइए सबने फोटोकॉपी की नहीं की किताब है? हाथ खड़े करो। करी ना? ये आपका समाज है जहां मजबूरी में आप जो चीज अवेलेबल है, हर किताब कॉपीराइट है, कानूनी रूप से उसका अधिकार ऑथर का उतना ही है जितना फोन कंपनी का अधिकार है। परंतु वो 5,000 रुपए की किताब है और मध्यम वर्गीय परिवार वाला नहीं किताब खरीद सकता, वो फोटोकॉपी करता है। ये मजबूरी है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की। और इसमें यदि मुनाफाखोर कॉर्पोरेट हाउसेज और उनके लिए काम करने वाले लोग ग्रे मार्केट को गाली कह के बोलेंगे तो मैं उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि यदि लुधियाना में, जलंधर में ऑटो पार्ट्स बनते हैं, आप गाड़ी ठीक कराने जाइए, स्कूटर ठीक कराने जाइए, वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल है 500 रुपए का, ये डुप्लीकेट है 100 रुपए का, ये भी ठीक है, तो मैं 100 रुपए का क्यों ना लगाऊं? 500 रुपए देना कोई डॉक्टर ने लिखा है क्या? ठीक है, वो 1 साल चलेगा या 6 महीने चलेगा। कंज्यूमर अपनी इकोनॉमी खुद समझता है, इसलिए दोनों चीजें अलग कर दी गई। एक तो चीज नकली है, दवा नकली है या कोई कॉस्मेटिक नकली है और उस पर गलत लेबल आया हुआ है, वो एकदम गलत है, उसका मैं विरोध करता हूं। परंतु जो पैरेलल मार्केट है, आप दिल्ली की गफार मार्केट में चले जाइए, हर चीज आपको मिलेगी, सिर्फ उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं दी हुई। पर क्या हम सब लोग हर चीज जो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं? तो मतलब आप उस चोरी का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं चोरी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं चोरी के नाम पर जो सीना चोरी हो रही है कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसका विरोध करता हूं
क्योंकि जो कॉर्पोरेट हाउसेस ग्रे मार्केट के नाम से हवा कर रहे हैं, ये काला पीला नीला एक ही डब्बे में बांध दिया इन्होंने। अरे जो नकली माल है उसका विरोध करिए, नकली दवा है, नकली कॉस्मेटिक है, नकली खाने का सामान है, अडल्ट्रेटेड चीजें हैं और गलत लेबल लगा के आप बेच रहे हैं, वो खराब है। परंतु यदि सही प्रोडक्ट है और क्वालिटी में ब्रांडेड से बढ़िया है, वही काम करता है और वो इतना मशहूर नहीं, तो उसको क्यों ना खरीदे कंज्यूमर? क्यों ना? मेरा सवाल है। बिल्कुल। अरुण जी हमारे साथ बैठे हैं और बड़े खामोश लग रहे हैं इस समय। अरुण जी एसोचैम के को चेयरमैन है, उद्यमी तो है ही। अरुण जी, ये जो बात कर रहे हैं दोनों लोग, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये तो उद्योग जगत पर एक तरह का आप सीना जोरी कर रहे हैं? मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप जाइए बट्टे खाते में जहां मर्जी जाइए, हम तो अपना ये सामान खरीदेंगे क्योंकि ये सस्ता मिलता है और अगर जेन्युइन है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों खरीदें हम महंगा सामान? देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। दो अलग अलग पैरेलल मार्केट्स हैं। एक है जो नकली बेच रहा है, एक है जो स्मगल गुड्स या बिना टैक्स पे किए हुए जो गुड्स बेच रहा है। सेम चीज किसी भी कंपनी की, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, घड़ी हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, दोनों चीजें अलग हैं। जहां तक टैक्सेस का सवाल है, इसके लिए भारत सरकार को ब्लेम करना चाहिए। उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना रखे हैं, इतने हाई टैक्सेस लगा रखे हैं और कुछ आइटम्स के अंदर, इनकी बात मैं मानता हूं, कुछ आइटम्स के अंदर हमारी ललक रहती है कि उसके अंदर प्रॉफिट, क्योंकि अर्ली एंट्रेंट है वो प्रोडक्ट बाजार के अंदर, तो उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी भी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन साथ के साथ अगर कोई प्रोडक्ट हमारे को सेम चीज सेम दाम पे बिना टैक्स की पे किए हुए सस्ता मिलता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर उधर ही की तरफ भागेगा, अगर उसकी अप्रोच और उसकी एबिलिटी उसके दायरे में होगी तो। अभी हमने एसोचैम के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने एक प्रेजेंटेशन भेजी थी। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि फेक प्रोडक्ट्स, हम लोग फेक प्रोडक्ट्स की बात करें, फेक प्रोडक्ट्स के नाम पे आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, फिल्म्स, आईपी राइट्स ड्रिवन बुक्स, आपके टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर रूप से आ रहे हैं। और ये जो चीज है पिछले 7-8 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसकी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बाजार जो है वो नॉर्दर्न इंडिया है। दिल्ली के आसपास, चंडीगढ़, लुधियाना से लेके और बनारस तक ये सबसे बड़ा बाजार है आज की डेट में। और हमारा एस्टिमेशन है कि ये बाजार करीब 20,000 करोड़ रुपए का है अकेले। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी खामी है वो है कस्टम्स की। हमारे जो कस्टम्स वाले हैं दे आर नॉट इक्विप्ड और वो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है कि वो इसको डिटेक्ट कर सकें। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आउट ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट्स जो हम लोगों का इंपोर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड में, टॉयज हो, सिगरेट्स हो, इसमें सिर्फ 5% नकली डिटेक्ट होते हैं। और डिटेक्शन जो हम लोग निकाल के चेक करते हैं उसमें 15% की होती है। तो 15% सिर्फ आप चेक कर पाते हैं 100% में से, 5% उसके अंदर नकली माल निकलता है। तो आप अंदाजा लगाइए किस भयंकर तौर पे ये माल आ रहा है। इसके लिए हमने काफी प्रेजेंटेशंस दी। हम लोगों ने बोला कि आईपी राइट्स के अंदर जो मल्टीपल एप्लीकेशन फाइलिंग्स होती हैं कमिश्नर के पास, उसको आप रिड्यूस कीजिए, फीस बढ़ा दीजिए। आपके डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स है, उसके अंदर आप प्रॉपरली, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपको उनको अधिकार देने चाहिए कि वो प्रॉपरली ट्रेन मैन पावर एक्वायर कर सके, उनको थोड़ी सी मतलब लिवरेज देनी पड़ेगी। मैकेनिज्म इस तरह का होना चाहिए जिससे ये चीजें पकड़ी जा सकें, जो कि अभी ठीक नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिस्ट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से आते हैं। प्रोफेसर संजय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये किस चिड़िया का नाम है, ये हिंदुस्तान में हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये है और विदेशों में तो खासतौर पर इस पर बहुत बात बिगड़ जाती है अगर आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल। हमारे यहाँ इसकी चीज नहीं है। अब ये सारी जो मार्केट में चीजें आती हैं, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसी चीज क्या हिंदुस्तान में कभी लागू होगी? और वो लोग जो कि R&D करते हैं, वो लोग जो कि मेहनत करते हैं, अपने सामान को बाजार में लाते हैं, अपनी एक ओरिजिनलिटी के साथ, वो सफर ना करें। ये जो सिनेरियो है हमारे देश में, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? 2-3 बातें। एक तो जो कि आईपीआर का जो मामला है उसे ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे अंग्रेजों के जमाने में रिकॉर्ड्स को देखिए तो सबसे ज्यादा जो पुलिस जिनको गिरफ्तार करती थी वो कहते नकली माल बना रहे हैं। और एक प्रकार का एक प्रोटेस्ट था कि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए थे कि लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते थे। तो हमारे यहाँ कई सालों से चला आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग खरीदते हैं सो कॉल्ड नकली माल, वो भी जानते हैं, ये सोचते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूं, लेकिन सरकार आखिर क्या करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम अभी एक
डिफरेंस कहना चाहते हैं कि ये ग्रे मार्केट है, ये व्हाइट मार्केट है, ये डिफरेंस कोई खास नहीं है। मतलब कि ग्रे मार्केट और व्हाइट मार्केट जुड़े हुए हैं। जो बड़े बड़े कंपनियां जो काम करती हैं, वो लोग समझते हैं कि अगर ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन ये सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा है कि हम चाहते हैं कि अस्पताल रहें, अस्पताल बने या स्ट्रीट लाइट हो, ट्रैफिक लाइट हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मैं टैक्स दूं। तो ये ज्यादा जो उपभोक्ता संस्कृति है वो इस तरह पैदा हुई है कि लोग जो खरीदते हैं नकली माल जिसे कहा जाता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है, कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर क्यों लागू हो, जबकि वो जानते हैं कि पूरी हमारी व्यवस्था ऐसे है जहां पे हम कहते तो हैं कि आईपीआर बहुत जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत जरूरी है, लेकिन मतलब जब लोग समझते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है, सो कॉल्ड व्हाइट सेक्टर है, वो खुद इन कामों में जुड़ा हुआ है, तो हम इस बात में क्यों पीछे रहे। तो सामाजिक तौर से मैं समझता हूं कि ग्रे मार्केट और नॉन ग्रे मार्केट को बिल्कुल अलग से देखने में कोई खास फायदा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, हम कहते हैं जो लोग हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो से इनफॉर्मल सेक्टर के आदमी है, लेकिन हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो देखभाल है, वही लोग करते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहते हैं कि इन लोगों को ही शहर से दूर जाके फेंक दिया जाए, क्योंकि ये ग्रे मार्केट का एक हिस्सा है। उस प्रकार से मैं सोचता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जरूरी है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगर आप जो सामान, जैसे लोगों ने कहा, खरीद रहे हैं, आपको जो 5,000 का सामान 500 में मिलता है और लोग सोचते हैं 2 साल भी चले तो क्या फर्क पड़ता है। और यूनिवर्सिटी की बात बहुत अच्छी उठाई, सब लोगों ने, शायद दूरदर्शन में कहना यह ठीक नहीं है कि सब लोगों ने फोटोकॉपी करके काम चलाया, क्योंकि किताबें इतनी महंगी है। और ये नहीं है कि अगर 5,000 की किताब उस ऑथर को 5,000 मिल रहा है, उस ऑथर को शायद 100 और 200 रुपए मिल रहा है, और ना ही इससे स्टूडेंट रिसर्चर्स को फायदा है। तो ये बहुत ही गुथा हुआ मामला है, और मैं समझता हूँ ये ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखा जाए, ग्रे एंड व्हाइट में ना देखा जाए, बस इससे देखा जाए कि ग्रे और व्हाइट में जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जी हाँ, और जैसे कि आपने कहा कि उपभोक्ता ये सोचता है कि अगर 2,000 का सामान 200 में मिल रहा है तो मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं अगर 2 साल भी चल जाता है। ये एक उपभोक्ता की सोच है, और इस सोच पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ उपभोक्ता बैठे हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चर्चा में, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे यहाँ कहा जाता है नक्कालों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, लेकिन कई बार असल की ये नकल इतनी असल लगती है कि आदमी खिंचा चला जाता है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे उपभोक्ता बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का सामान खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं। कौन बोलेगा? बताइए। जो हमारे अधिकारी हैं, जो सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे फूड का डिपार्टमेंट हो, दवाइयों का डिपार्टमेंट हो, सीडी डिपार्टमेंट हो, फिल्म डिपार्टमेंट हो, तो उसका कर्तव्य बनता है कि हर डिपार्टमेंट अपना जो काम ईमानदारी से करे। महंगा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम ईमानदारी से करे तो कोई आम आदमी से काफी फायदा होगा। ओके, कौन बोले? ये आज से नहीं चला हुआ है, ये लगभग 13वीं शताब्दी में, बहुत पुरानी बात अगर मैं करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है कि 1296 से लेकर 1316 तक लगभग ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था, लेकिन उसका इलाज किया गया ठीक से। उस टाइम पे महीने 2 महीने के बाद में खत्म हो गया, लेकिन आज की डेट पे ऐसा नहीं है। आज अगर कोई ऐसे काम करते हुए पकड़ा जाता है, अगले दिन नेता लोग छुड़ा के ले आते हैं उनसे, तो उसका कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए। ओके जी, बोलिए। आप जाती हैं ऐसे मार्केट से कॉस्मेटिक खरीदने? हाँ, जरूर जाती हूँ। भले इससे नुकसान पहुंचे, कभी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं? हाँ, टेस्ट करती हूँ, और ज्यादातर ये होता है कि नुकसान कोई ऐसा पहुंचता नहीं है। मैं मोबाइल के लिए कहना चाहती हूँ, आजकल जो ट्रेंड है, हर 6-7 का बच्चा भी मोबाइल लेना चाहता है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स भी दे रहे हैं मोबाइल। तो और ये है कि बच्चे और यंगस्टर्स जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मोबाइल्स लेते हैं, इसलिए वो चाहते हैं खिलौने की तरह यूज करना है, तो ठीक है। हाँ, और वो चलते भी, और 6 महीने साल चल जाते हैं, इसलिए। और एक ट्रेंड भी है कि भाई टेस्ट चेंज होता रहता है, और साल बाद दूसरा ले लो। ओके, हाँ। और कौन है? सबसे मेन बात यह है कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एक बाइक का जो है फ्रंट ग्लास है, वो जो ओरिजिनल है वो 500 का है, और जो लोकल है वो 50 रुपीज का है, तो वो ठीक है, हम 50 वाला ले लेते हैं, और वो ऑलमोस्ट वही काम करता है जो ओरिजिनल करता है। लेकिन अगर हम यही बात मेडिसिन पे लागू करें कि ये दवाई असली है 500 की है, नकली है 50 की है, तो हम शायद 500 वाली ही लेंगे। ओके, या प्लीज। मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे यहाँ ऊपर मोटर ने पानी लाना बंद कर दिया। मैंने एक अच्छी नामी ग्रामी ब्रांड की मोटर लगवाई, जिसने एक बूंद पानी ऊपर नहीं चढ़ाया।
मैं फोन करता रह गया, कंपनी वाले आए नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद मैं मोटर जाके वापस करके आया और मैं देसी मोटर जिसको हम बोल सकते हैं वो लेके आया। उसने 5 मिनट में पानी चढ़ा दिया और साथ में प्लम्बर आया, उसने फटाफट कस के मेरा पानी चालू कर दिया। लेकिन मुझे बताइए उसकी कोई क्वालिटी है, क्वालिटी का कोई उसका मतलब मान लीजिए कल को वो फट जाए, कुछ और हो जाए, तो ऐसा उसके जो था। सेफ गार्ड्स हैं क्या उससे भी आप मुतमईन थे? मुझे जहां मैं शोरूम में नामी गिरामी मोटर लेने गया, मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया गया जैसे मैं कोई भीख मांगने आया हूं वहां पर, है जैसे मैं कोई भीख मांगने आया उनसे। जी। मैंने उनसे मोटर का दाम पूछा, उन्होंने बोला 3500 रुपए। मैंने कहा इससे अच्छी मोटर है, बोले 5500 की। मैंने कहा इससे अच्छी मोटर है, बोले 7500 7600 की है। मैंने कहा मुझे 7600 वाली दे दो। 7600 वाली मोटर ने 6 मिनट भी पानी नहीं चढ़ाया, दूसरी मोटर तनातन पानी चढ़ा रही है, तो मैं किसको क्या कहूंगा? मैंने एक नामी गिरामी मैंने देखे हैं मोबाइल जो कि फट जाते हैं। आजकल कई मोबाइल फट रहे हैं और उनमें से आग निकल रही है, कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं उससे। तो आप नामी गिरामी चीज को क्या कहोगे? मैं ये चाहता हूं, सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो जीवन रक्षक चीजें हैं उनके ऊपर सख्ती से आए। जैसे हम दवाइयां खरीदते हैं उसमें हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जैसे हम कोई कार वार खरीदते हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे सीएनजी की कारों में भी आग लग रही है, बसों में भी आग लग रही है, तो उसमें हमें डुप्लीकेसी से दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अरुण जी, ये जो एक बात है कि आप कीमत कैसे निर्धारित करते हैं चीजों की, और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि नाम के बदले में वो बहुत सारा कुछ पाना चाहती हैं, लेकिन वही एक लोकल है, वो आपको देता है और काम भी देता है, आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहा है, सस्ते में भी आपका काम करवा रहा है, तो लोग उस पर क्यों ना जाएं? तो ये जो एक चीज है, क्या इसके ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोचता है कभी? कोई नया प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी नया डिजाइन लाते हैं, नई चीज लाते हैं, उसी की एक्सटेंशन लाते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी R&D होती है और R&D के अंदर काफी कॉस्ट लगती है। रेप्लिकेट करने में, डुप्लीकेट करने में तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जो हम बोलते हैं कि चाइनीज ये डुप्लीकेट माल आ रहा है, चाइनीज डुप्लीकेट माल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के अंदर रिसर्च R&D करने में और उसकी फिर वारंटी देने में, उसकी आफ्टर सेल सर्विस देने में, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। आप चाइनीज प्रोडक्ट लेके जाइएगा, आपको दुकानदार वहीं पे बोल देता है कि सब यहां से लेके गए, आपकी वापसी की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ये हर एक हम लोगों के साथ बोला जाता है जी। पर वो इतना सस्ता होता है ना अरुण जी, कि आदमी सोचता है ठीक है, अगर कुछ दिन भी निकाल गया तो काफी है। क्यों परवेज भाई? नीलम, मुझे लगता है कि इस बहस में बहुत खतरा भी है। खतरा यह है कि मैं ग्रे मार्केट की वकालत कर रहा था कि कोई मसला नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये स्पष्ट कर रहा था कि ग्रे मार्केट में और फेक मार्केट में और नकली मार्केट में बहुत फर्क है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नकली चीज वो है जो मिसाल के तौर पर किसी मशहूर कंपनी के नाम को चोरी करके उस जैसा लेबल पैकेज में कोई चीज बेचे और सस्ते दामों पे बेचे। मैं उसकी वकालत ही नहीं कर रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं उस जैसे कंज्यूमर नहीं हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ग्रे मार्केट जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकली भी और मेरे ख्याल से अगर डिक्शनरी में भी उसका मतलब देखेंगे तो ग्रे मार्केट इलीगल मार्केट नहीं है। ग्रे मार्केट इज वेरी मच ऑफिशियल मार्केट। उसका मतलब यह है कि जैसे कोई बहुत मशहूर फोन कंपनी है, कोई बहुत मशहूर परफ्यूम की कंपनी है, वो आप एक जो सप्लायर है इंडिया में उससे रिटेलर खरीद के बेचता है, वो महंगा मिलता है। लेकिन एक और सप्लायर है इसी देश में, वो उसको किसी और सोर्स से उठाता है, लेकिन वो चीज बिल्कुल असली है, एब्सोल्युटली जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, उसमें कोई इशू नहीं है। वो किसी और सोर्स से उठाता है, शायद इंडोनेशिया से, शायद मलेशिया से, क्योंकि वहां टैक्सेस कम है, और वहां से इंपोर्ट करने में लीगली इंपोर्ट करता है इस देश में, और वो उसको बजाय 45,000 के 20,000 रुपए में बेचता है। मतलब ये कि चीजें दोनों ऑथेंटिक हैं। एक 45,000 रुपए में फोन बिकता है और वही फोन एब्सोल्युटली जेन्युइन 20,000 रुपए में बिकता है। ये है ग्रे मार्केट मेरी नजर में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसकी वकालत कर रहा हूं। हम लोग ये डाउट नहीं कर रहे कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। प्रोडक्ट तो जेन्युइन है, एब्सोल्युटली, बट वेदर दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द कंट्री इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो क्या इंडिया के जो कस्टम्स हैं या जो टैक्सेशन है या ड्यूटीज हैं वो पूरी करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर वो नहीं आ रहे तो क्वेश्चन ये है कि वो क्या कंट्री को नुकसान नहीं कर रहा? और अगर कंट्री को नुकसान कर रहा है तो हम सब जो कंज्यूमर बैठे हुए हैं तो नोइंगली वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक तरफ टेम्पटेशन जरूर है कि प्राइजेस बहुत सस्ते हैं, और सस्ते हैं वाकई हैं, बट इस तरह से अगर हम उसकी वकालत करेंगे उस चीज की, तो मेरे ख्याल से इट विल बी स्प्रेडिंग ए वेरी रॉन्ग मैसेज। जो बात कह रहे हैं इसमें दम लगता है।
मेरा ये सवाल है कि जितने लोग व्यापार उद्योग में लगे हैं, क्या ईमानदारी से सारा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को? तो नहीं सर, वो लेकिन सर, two वो wrongs आप ये नहीं बोल सकते। एक मिनट, वो लोग कह रहे हैं जो स्वयं टैक्स की चोरी करते हैं और टैक्स की चोरी करके मुनाफा करते हैं। कोई गलती कर रहे हैं तो आप जेल भेजा जाता है। खन्ना जी, लेकिन ये लॉजिक सही है, आपको सही लग रहा है, परंतु मैं ऐसा कर रहे हैं तो भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इज ऑथराइज टू इम्पोर्ट। सवाल यह है कि आपने ए ब्रांड की चीज 10 देशों में बनाई और एक देश से इंपोर्ट हुई इंडिया में ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, और इंडोनेशिया में जहां एक्सचेंज रेट का एडवांटेज है वहां छोटी क्वांटिटीज में। मैं आपको बताऊं, दिल्ली और बैंकॉक के रूट के ऊपर 10,000 लोग हैं जो रोज ट्रैवल करते हैं, जिनका काम है 20 किलो 30 किलो माल खरीद के लाना, और लीगली ला रहे हैं वो, और गफार मार्केट में बेच देते हैं वो भी लीगल ट्रैफिक है, उसको इलीगल नहीं कह सकते आप। कस्टम्स के जो रूल्स है उसके हिसाब से ला रहे हैं, बेच देते हैं उसको पकड़ने में आपको कितना समय लगेगा? और वो इतने लोग हिंदुस्तान में हैं, और अब तो जो इन्होंने बताया चाइना से जो कंटेनर आ रहे हैं, जो असली माल है उनका बना हुआ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु अगर उसमें नकली माल है जी, तो कस्टम्स की बात है जो देखनी चाहिए। ओके जी, हाँ बताइए। अगर ग्रे मार्केट को बंद कर दिया जाए, पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो ये भारत जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इनके लोगों की जरूरत को पूरा करना संभव हो पाएगा? ठीक है, बहुत वैलिड सवाल है। ये सोल्यूशन, इसका ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं, अगर देखा जाए, वो कंज्यूमर जो हैं वो हर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। तो कुछ सेगमेंट जो है जो अफोर्ड कर सकती है वो तो खरीद सकते हैं, जो जेन्युइन असली का माल है। लेकिन जो नीचे वाली सेगमेंट है उनके पास जो है इस समय प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पा रहे और या वो खरीद नहीं सकते, तो वो ग्रे की तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए तो वो इतने कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट स्किल और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, और वो शायद इफ नॉट एट दैट प्राइस मे बी। सो मेरा मानना ये है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो उतने एफिशिएंट हो सकते हैं कि जो लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको प्रोडक्ट्स पहुंच सकते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल रेट, एंड वी हैव सीन। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो हमारे रेट्स हैं वो शायद वर्ल्ड बीटर रेट्स हैं। उसमें जो हमारे रेट्स हैं वो निचले तत्वों के जो सोसाइटी है उसमें भी उनको अफोर्डेबल लगते हैं। तो इसमें सिचुएशन क्या हो रही है कि जो ग्रे मार्केट है वो शायद ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, या ग्रे फेक मार्केट में बोलूंगा, ग्रे मार्केट तो डिफरेंट हो गया, फेक मार्केट जो है वो शायद ऑर्गेनाइज्ड को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, तो उस वजह से शायद कंपटीशन भी इतना नहीं हो पा रहा जी, इसलिए चीजों के दाम जो है ज्यादा है। बोलिए। ग्रे मार्केट मतलब ये अगर मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी प्रोडक्ट्स जैसे सीडीज वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर वगैरह तो वो हमारे को हेल्प कर रहे हैं किसी भी तौर पे ले लीजिए। मतलब सीडीज आप कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है अगर वो असल का नकल उपलब्ध है तो क्यों हम जेन्युइन माल क्यों खरीदें? क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर 5,000 रुपए का मिलता है, वो हम लोगों को ऐसे कॉपी के बाद 10 रुपए में सीडीज में मिल जाता है, वो हम अपने कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं, तो कौन खरीदेगा? अगर ऐसा ही होता कि लीगल चीजें मिलती तो कौन 5,000? संजय जी, ये जो बात मतलब लोग बिल्कुल धड़ल्ले से कहने में उनको कुछ नहीं लगता है कि जेन्युइन हम क्यों खरीदें भाई। मुझे बताइए कि जो बेचारा असली बंदा बैठा हुआ है जिसने R&D की, इतनी मेहनत की, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, वो तो अब रोता रहे बैठ के फिर क्या? मतलब क्या ये जो चीजें हैं इनको कैसे आप जस्टिफाई करें? नहीं, कुछ हद तक वो ठीक है। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि ग्रे मार्केट के कारण वो बिल्कुल वो टूट के नीचे गिर जाएगी। हाँ। R&D की मार्केट है। दूसरी बात यह है कि जो ग्रे मार्केट है उसे इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि हमारे देश में ये इनोवेशन का बहुत ही बड़ा सोर्स है। जो चीज नई नई चीजें बन के आती हैं उन लोगों के पास वो स्किल्स तो हैं, लेकिन ये उनके पास क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके MBA करें या बड़े बड़े फर्म ज्वाइन करें। तो अगर हम ये कहते हैं कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत घाटा पड़ता है, कि ये भी सोचना चाहिए कि इससे हमारे देश में कितने लाखों लोगों को रोजगार की एक ये साधन है। तो मैं ये नहीं मानता हूं इससे ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं, ये बहुत गुथा हुआ मामला जी। है। अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? आई टोटली डिसएग्री विद प्रोफेसर साहब बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग इज टोटली रॉन्ग। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता सकता हूं। आज की डेट में इतने फेक प्रोडक्ट्स और इतने रेप्लिकाज आ रहे हैं चाइना से। आई थिंक अगर कोई मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके तो बोलिएगा। हम हिंदुस्तान के जो छोटे उद्योग हैं, जिसे लघु उद्योग बोलते थे या मझोले उद्योग बोलते थे,
उन सबके अंदर से जॉब जा रही हैं, वो सब रेप्लिका बन के चाइना से आ रहे हैं। और तो और गणेश जी और लक्ष्मी जी भी दिवाली के अब तो वहां से आ रहे हैं, कुम्हारों का भी काम उन्होंने ले लिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उससे गलत कह रहे हैं आप। उसके अंदर ना सिर्फ सरकार को घाटा हो रहा है, ना सिर्फ कंज्यूमर को गलत माल मिल रहा है, इसके अलावा हमारी लाखों की तादाद में जो उद्योग हैं वो दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? चाइना से किस देश में चाइना का सामान नहीं आता है? चाइना के बाद अमेरिका के फ्लैग चाइना बन के आते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, चाइना की अमेरिका की बात नहीं कर रहे। आप इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर चाइना से मैक्सिमम फेक माल आ रहा है और रेप्लिकाज आ रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए ये बात में। संजय जी एक बात बताइए, ये जो म्यूजिक में इतनी पायरेसी होती है, 50% जो म्यूजिक बिकता है वो पायरेटेड होता है, मूवीज जो बिकती है 60% पायरेटेड होते हैं, उसको भी आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोग फेक माल खरीद रहे हैं, नहीं करते आप उसको? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर लोग फेक माल खरीद रहे हैं तो क्यों खरीदें? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का या फॉर्मल कैपिटलिज्म का अलग रूल है। ये नहीं है कि दाम कम होता जाता है, दाम प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता जाता है। ये नहीं है कि अगर अब उसे बढ़ावा दें तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। कैपिटलिज्म को लॉजिक है ही नहीं। कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था वैसे नहीं चलती है कि मैं इसका दाम कम कर दूंगा, अपना मुनाफा कम कर दूंगा, वो लॉजिक नहीं है। तो मैं इलीगल चीजों को बढ़ावा नहीं देना, ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि क्यों होती है। अगर 5,000 रुपए में आप 4,000 आपकी प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट कम कीजिए तो हो सकता है लोग खरीदेंगे आपके। मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, हम दो अलग अलग पोल से बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही अपना दामन पूछ लिया था इस बात से कि मैं नकली और फेक चीजों के समर्थन में नहीं हूं, ना मैं इस बात मतलब ही नहीं है, नहीं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात यह कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, मैं खुद एक क्रिएटिव आदमी हूं, प्रोड्यूसर हूं। अगर मेरी कोई चीज चुरा लेगा, अपने नाम से कर लेगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं कह रहा था ग्रे, ये इन चीजों को समझने की जरूरत है हम सब लोगों को कि फेक मार्केट और ग्रे मार्केट अलग कैसे है। लेकिन फिर मैं थोड़ा ये नकली मार्केट पे आता हूं, क्योंकि आपने एक बात कही कि ये म्यूजिक में ऐसा क्यों है। देखिए, मोनोपोली बहुत भयानक है। मैं एसोसिएशन सबके हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के लोग हैं। मुझे शर्म आती है कॉर्पोरेट सेक्टर पे कि जिसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उन्होंने एक किसी प्रोडक्ट की चीज जो कीमत है हवा में कैसे 10,000 रुपए बना दी, कैसे 45,000 रुपए बना दी। यानी जो 10,000 रुपए जिसकी चीज होनी चाहिए, जिसकी कीमत होनी चाहिए, उनकी R&D, उनका स्टाफ, सब कुछ होता यह है कि जब उनके सर पे जूता घूमता है, माफ कीजिएगा, ये नकली मार्केट का, वो 45,000 से 10,000 रुपए कैसे आ जाते हैं। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में और फिल्मों में हमने देखा, आपने देखा 45 रुपए में इस मुल्क में 50 रुपए में डीवीडी बिकती है फिल्म की। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जो फेक मार्केट था उसने ऐसा एक कंपटीशन पैदा कर दिया, म्यूजिक इंडस्ट्री के सामने चैलेंज पैदा कर दिया। इंटेलेक्चुअलिज्म जिसकी हम बात करते, क्रिएटिविटी, वो तो हम कहते हैं अनमोल है, उसका कोई भी मोल आप लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक जो डीवीडी बिक रही थी 700, 800, 900 रुपए की, 600 रुपए की, अब वो आसानी से बिके, वो चाहता है उसका माल ऐसा है कि मतलब, लेकिन अब वो आसानी से 99 में शेखर कपूर जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उनसे बात हुई, वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मजे की बात है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये कहती है कि साहब ये नकली डीवीडी आती है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट है, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, इसको इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि ये एक वही डीवीडी फर्स्ट की, जैसे लंदन में मैं आपको बताता हूं, यशराज फिल्म्स की एक डीवीडी जो है 19-20 पाउंड की मिलती है, 20 पाउंड स्टर्लिंग जीबी। तो और वो यहां भी मिल जाती है आपको 100 रुपए में, 150 रुपए में। और अब उन्होंने कहीं आके इस सारे प्रेशर में आके, तो मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट को रियलिस्टिक होना चाहिए, कीमतें नीचे लाने की उनकी भी जरूरत है, कंज्यूमर डिमांड को सामने रखते हुए। 1 मिनट में आती हूँ, 2-3 यहाँ से रिएक्शंस ले लें। हाँ, बताइए। मोबाइल फोन्स में नंबर होता है IEMI नंबर्स, जिससे कि मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है। अगर चाइनीज का इन्वेजन इतना मोबाइल्स का हमारे इंडिया में होगा, सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी आल्सो। सो टेररिज्म विच इज द बिगेस्ट मेनेस। और इसके ऊपर तो ट्राई ने काफी बड़ा सख्त भी रवैया दिखाया। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए खन्ना जी, बताइए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100-199 रुपए देके आप IMI नंबर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये यूरोपियन कंपनीज ने हवा खड़ा किया सिक्योरिटी का, चाइनीज माल को रोकने के लिए। तो चाइना और फिनलैंड की लड़ाई में भारतीय कंज्यूमर साइड क्यों नहीं? जो बढ़िया माल देगा, जो सस्ता माल देगा, उसके फेवर में जाएगा वो।
हमारी सिक्योरिटी चाइनीज फोन भी प्रोटेक्ट कर सकता है। IMI नंबर देखिए, अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन पहले से होता तो चाइनीज माल बिना IMI के इंपोर्ट ही नहीं हो पाता, पर ये रेगुलेशन नहीं बनाया आपने, और अब कंपनीज के कहने पर चाइना को रोकने के लिए आपने बना दिया, तो ये सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाया। ओके जी, बताइए, बोलिए, आप बोलिए। कि हम सब तो जानते हैं कि आजकल कोई भी आइटम लिया जाता है वो एक पर्टिकुलर हमारे स्टेटस को डिफाइन करता है। जब वही चीज, जैसे मोबाइल फोन की बात करी गई, 26,000 रुपए का मोबाइल फोन जो कि हमारे स्टेटस को बढ़ा रहा है, ग्रे मार्केट में अगर हमें वो 10,000 का मिल रहा है तो अपने स्टेटस के लिए हम ग्रे मार्केट को क्यों नहीं मानेंगे? ओके, आप बोलिए। मैडम, जो नकली माल बाजार में है उसके लिए ये बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो जिम्मेदार हैं। ये कीमत इतनी ज्यादा रखती हैं कि आम उपभोक्ता से काफी दूर होती है वो सामान खरीदना। अगर हम 1990 से पहले की बात करें, जब किसी लड़के की शादी करनी होती थी तो 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था स्कूटर के लिए, और ये उम्मीद नहीं होती थी कि शादी के समय स्कूटर मिल जाएगा। आज 10 कंपनी है मार्केट में, आप कहीं से भी कैसा भी खरीद लो। और फिर नकली माल हम नहीं कह सकते उसे, नकली माल वह होता है जो उसी कंपनी का लेबल लगाकर दूसरा माल बेचते हैं। ओके, आप बोलिए। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद हमें उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती। जैसे हमारे पास कोई ऑटोमोबाइल है, कार है, पर अब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बढ़ गई काफी, सपोज करो कोई 12-13 हजार का उसका इक्विपमेंट मिलने लगा, टूल मिलने लगा, तो उसकी मेंटेनेंस में हम पूरी जिंदगी निकाल देंगे, कोई यूज तो कर ही नहीं पाएंगे। इससे बड़ी हम कोई डुप्लीकेट माल ले लें। डुप्लीकेट ले लें, क्या बात है। लीजिए, आपको कौन रोक सकता है? जैसे म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री की बात की गई है, रिसेंटली मैं एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगा जो इंडिया में अभी रिलीज हुई है पिछले हफ्ते, और यही जो इंटरनेशनली है वर्ल्ड में, वो 1 साल पहले रिलीज हो चुकी है। तो क्यों ना हम उसे इंटरनेट से पहले डाउनलोड करके उस टाइम देखेंगे, बजाय इसकी कि हम बाद में थिएटर में जाके उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च के देखें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोगों की वांट्स और डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए ग्रे मार्केट काफी सपोर्ट कर रही है कि अपनी सारी जरूरतें पूरे करने के लिए। अगर आज हर कंपनी अगर पैसा कमाने का सोचेगी तो भारत की सरकार, भारत की जनता का क्या होगा? अगर उनकी नीड्स और वांट्स कैसे पूरी की जाएगी? ओके, मैं साहिल कपूर, टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से। मेरा कहना ये है, अगर एक इंसान कोई अपनी कार लेता है और उसमें ऑडियो सिस्टम लगवाना चाहता है तो ये जरूर देखे कि उसके पड़ोसी या उसके जो 7 लोग काम करते हैं वो उनकी बराबरी जरूर करना चाहता है, पर वो अपनी जेब जरूर देखना चाहेगा। अगर वो उसको अफोर्ड नहीं करेगा पर उसको ग्रे मार्केट में वही चीज कुछ कम दाम पे मिल रही है तो वो जरूर उस पे जाएगा, बिकॉज हर किसी की जेब अलाउ नहीं करती। मैडम, आप बोलिए। मैं कॉस्मेटिक के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैंने भी एक नामी, कोई 6 महीने पहले एक नामी ग्रामी कंपनी थी, उसका कलर यूज किया। उसके बाद मुझे इतना इन्फेक्शन हुआ कि मुझे हजारों रुपए की दवाइयां लेनी पड़ गई, लेकिन मानिए। अब उसके बाद अगर मैंने कंपनी को 3-4 लेटर भी लिखे जिससे मैंने डीलर से खरीदा, तो उसने कहा मैडम आप लेटर लिखिए इस पे। मुझे किसी लेटर का कोई जवाब नहीं आया, और उसके बाद में हजारों रुपए, उनको सिर्फ तो पैसे फिर मैं 5-7 रुपए का क्यों ना कलर यूज करूं? अगर मुझे भी आता है 7 रुपए का पाउच आता है वो। मैंने 125 रुपए का लिया था, मैं यकीन 125 रुपए का खरीदा, और वो मेरा कोई इन्फेक्शन दे गया, हजारों मेरे को यूज करने पड़े उसके बाद दवाई के। क्यों ना 10-15 डॉलर यूज करें, 7 रुपए का क्यों ना? आप बोलेंगे? हाँ, ये इधर आप बोलिए। हाँ। मैम, जो हस्तशिल्प कलाएं तो पहले थी, जैसे सर ने बोला कि बने बनाए आजकल गणेश जी, लक्ष्मी जी आते हैं, और जो पहले की हमारी कलाएं थी वो छुपती जा रही हैं, और जैसे जो बनाते हैं और वो उनको कम दाम में बेचना पड़ता है क्योंकि मार्केट में वो आ रही है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, बस 2 रिएक्शन और हम देते हैं। हाँ, बोलिए सर। जो 2611 हुआ था पिछली बार, शायद आपको याद ना हो, उसमें चाइनीज सेट इस्तेमाल किया गया था, सैटेलाइट फोन। सर, आपको याद है? सर, आप ये बताइए, अगर फिनलैंड और चाइना रहे तो हम क्यों मरे? श्री राम खन्ना जी बताएंगे, पानी कमेंट्स में बताएंगे। खन्ना जी, एक मिनट, आप बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कारपोरेट जगत है, उद्योग जगत है अपना, ये सिर्फ 8-10% लोगों के लिए कीमतें बनाता है, और ये भारत को भूल जाता है कि जिसमें हमारी 70% आबादी रह रही है, उसकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या खरीद सकती है, उस पर तो ध्यान ही नहीं देता। रेट इतना हाई करता है, ये 5-7% लोगों के लिए तो ये रेट बनाते हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? जब उनको नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ रास्ता अपनाएंगे। ओके, बस एक लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रे मार्केट है ये एक गरीब आदमी के लिए वरदान ही है, इसे हम रोकेंगे तो मुश्किल ही है हमारे लिए।
अलग अलग विचार हैं लोगों के बारे में, इस चीज के बारे में कि आखिर क्यों ये बाजार इतना फल फूल रहा है। हम फाइनल कमेंट्स लेंगे, लेकिन आप बने रहिए चर्चा में, देखते रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कौन सा मार्केट अच्छा है, कौन सा माल अच्छा है, ये आपके विवेक पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को कौन सा माल है जो चूना लगा रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। फाइनल कमेंट्स लेंगे हमारे विशिष्ट मेहमानों से। यहाँ सबसे पहले श्रीराम खन्ना जी, आप क्या कहते हैं, ये जो नकली कारोबार है या जो ग्रे मार्केट में सामान जा रहा है, क्या होना चाहिए जिससे सबकी जरूरियात पूरी हो और हम इन सामानों से भी बच सकें, जिसमें कहीं टैक्स की चोरी हो रही है, कहीं नकली चीजें बिक रही है। मैं कहना चाहता हूं, यदि उद्योग और व्यापार ग्रे मार्केट को खत्म करना चाहता है, वो लोभी भेड़िया ना होकर जनता का सेवक बने, कि ऐसा माल लाए, ऐसे दाम पे लाए कि गरीब से गरीब आदमी, अब जैसे टाटा ने नैनो की गाड़ी निकाली है, वो क्षमता हिंदुस्तान की हर कंपनी रखती है, परंतु नहीं, ये सिर्फ 5, 10, 20% पेज 3 वाले मार्केट के लिए महंगे प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। आप देख लीजिए कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बैंकरप्ट हुआ है, ये बता रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट दिवालिया हुए हैं। मुझे तो आज तक नाम नहीं मिले उनके कि भाई ये दिवालिया हुआ, इसका घर बिक गया, कंपनी बंद कर दी, कोठी और गाड़ियां चल रही हैं। तो इसलिए ये सीख उद्योगपतियों को लेनी चाहिए कि आप जनता का सेवक बनो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स लाओ कि आप ग्रे मार्केट को सर्वाइव न करने दो। जो टेलीफोन का रेट मोबाइल का 12 रुपए मिनट था, वो आज 50 पैसे मिनट पे कैसे दे पा रहे हैं? ये कंपटीशन से दे पा रहे हैं। और मेरा ये कहना है, ग्रे मार्केट एक कॉम्पिटिटिव चुनौती है ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट इंडिया को। जो कंपनी, जो उद्योग इस चुनौती का सामना उस तरह करेगा एज ए कॉम्पिटिटिव थ्रेट और बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते दाम पे लाएगा, हिंदुस्तान का कंज्यूमर उसको अपने सर पे बिठाएगा। अरुण जी, तो उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर ना सिर्फ सरकार को टैक्स की चोरी होती है, उद्योगों को लगता है, बल्कि जॉब जाती हैं, आम आदमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं बड़े उद्योग जगत की बात नहीं कर रहा हूं, टाटा बिरला की या रिलायंस की, अंबानी की, मैं बात कर रहा हूं एक बहुत छोटे व्यापारी की, जो शायद आनंद पर्वत पे या आपके धारावी के अंदर एक छोटी सी अपनी फैक्ट्री चलाता है, लेथ मशीन चलाता है। मैं उस आदमी के लिए बात कर रहा हूं जिसकी दुकान, छोटे लघु उद्योगपति जो हैं, बिल्कुल छोटे, जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, 2-4 आदमी रख के काम करते हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं दूसरे देशों से, उनकी वजह से यहां पे वो कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो बिजली की लड़ियां हो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दाम से नीचे प्राइस जो कॉस्ट है उससे नीचे वो यहां पे बेच के, क्योंकि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, स्मगल होकर आधे से ज्यादा गुड्स आते हैं और फेक प्रोडक्ट्स जो यहां पे आते भी हैं और पकड़े भी जाते हैं। आज तक आपको यकीन नहीं आएगा, मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि कानून हमारे ऐसे हैं कि अगर फेक प्रोडक्ट्स पकड़े भी जाते हैं कस्टम पे, तो कस्टम पे पकड़े जाने के बाद अगर आप माल छोड़ के चले जाओ तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे कानून बनने चाहिए कि जो मैं फेक की बात कर रहा हूं, फेक प्रोडक्ट्स को लाने वाला भी यहां पे एक कानून के पंजे के अंदर फंस के और एक एग्जाम्पल बन जाए कि हमारे रोजगार यहां से नहीं जा सकते बाहर। और कीमतें भी कम करनी चाहिए, उद्योगों को सोचना चाहिए इस पर। बिल्कुल, कीमतें आप देखिए कि अच्छी जो कंपनियां हैं, बिग बाजार है जैसे, या और रिटेल मॉल्स आ रहे हैं, वो इतने कम दामों पे सेम चीज कैसे बेच रहे हैं? वो इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट लार्ज स्केल के ऊपर मॉडर्न रिटेल के अंदर कम कर दिया है। तो ये चीज बढ़ावा देने वाली है हमारे को। संजय जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, गैर कानूनी काम को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, म्यूजिक की बहुत बात हुई। सबको मालूम कि अभी विश्व में करीब 8 या 9 कंपनियां हैं जो 80% म्यूजिक कंट्रोल करती हैं, इसीलिए दाम ज्यादा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग खरीद सके, तो इसके बारे में सोचा जाता है कि सोचना जरूरी है कि जो कंपनी इससे बढ़ती है वो ये नहीं चाहती है कभी कि मैं अपना मुनाफा कम करूं। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और जहां तक म्यूजिक का सवाल, ये बहुत ही अहम सवाल है। और इसका क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि हम जितना भी ज्यादा मुनाफा बना सकें
और इससे एकाधिकार बना रहे हैं। जी हाँ, और 8 और 10 कंपनियां हैं इस पूरे दुनिया में जो 80 to 85% म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री कंट्रोल करती हैं, जो बेचती हैं। तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं और उसमें हम किन किन लोगों को चाहते हैं कि किन किन लोगों को जो चीजें खरीद सकें उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाए। और फेक मार्केट या ग्रे मार्केट जो भी कहा जाता है, उसका ये एक उदाहरण है कि हमारी जिस प्रकार अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं कि उसका एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि हमारे साथ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हम रह रहे हैं। और इसे बदलना, अगर हमें फेक मार्केट चाहते हैं, फेक मार्केट हमें अगर घाटा कर रही है, तो फिर इस अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जी फाइनल कमेंट। जी नीलम जी, जैसे आपने देखा कि लोगों का एक आमतौर पे जो रिएक्शन ये था कि उनको कोई घबराहट नहीं थी। आपने अच्छा खासी फिल्म भी दिखाई, आपने अच्छी खासी बातें भी कही ग्रे मार्केट के खिलाफ, लेकिन फिर भी लोगों में ज्यादा असर नहीं हुआ। उसकी शायद वजह यह है कि अगर आप इस डिबेट को पूरे देश में भी ले जाइएगा तो बहुत ज्यादा लोग ये कहेंगे कि मसला क्या है ग्रे मार्केट में। उसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट, जो अभी हम जिस पे बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा, कॉर्पोरेट का जो ग्रीड है, जो लालच है उसको डेफिनेटली कम होना होगा। मैंने कहा मैं खुद फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, टीवी इसी लाइन का आदमी हूं। एक लंबे अरसे से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। कोई मतलब नहीं था एक फिल्म को 800 रुपए में बेचने का। वो फिल्म तब भी बेची जा सकती थी। एक सीडी की कीमत कितनी होती है, और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी अगर आप जोड़ दीजिए तो वो क्या वजह है कि वही सीडी म्यूजिक की और वही डीवीडी जो है आज, और मैं इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड लेबल से उनकी भी बात कर रहा हूं, वो भी बहुत नीचे आ गए दाम, सिर्फ इसलिए कि उनको जबरदस्त कंपटीशन मिला है इस ग्रे मार्केट और फेक मार्केट से, दोनों से अलग अलग। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये मत भूलिएगा, चाइना बना नकल करके। भारत में भी जो सारी चीजें जो आज हम कॉर्पोरेट वगैरह के लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले नकल से शुरू हुई हैं चीजें। आपने मतलब आज भी बच्चा जानता है एक लफ्ज जो हम लोग बोलते हैं, जुगाड़। ये जो नेशन है, ये जुगाड़ का नेशन है। तो जुगाड़ जो है वो इंजेनिटी, जो लोग बाग हैं वो अपने आप नई चीजें बना देते हैं। देख के आपकी कार देख के वो अपनी कार बना देंगे बिल्कुल उस जैसी ही। तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिमाग लगता है, और लोगों ने इस देश को बनाया। लेकिन हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि क्योंकि उससे देश के टैक्स को और देश की कंपनियों को नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए मैं किसी फेक मार्केट का समर्थक नहीं हूं। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि जो ग्रे मार्केट है वो पूरी दुनिया में इलीगल नहीं है। आखिरी एक बात मैं जरूर समझाना चाहूंगा, ग्रे मार्केट है ये कि जैसे लंदन में मैं जहां रहता हूं एक लंबे अरसे से, ये बहस होती है कि एक कार जो मैं खरीदता हूं वो मुझको 16,000 पाउंड की मिलती है, वही कार मुझे यूरोप में मैं वहां से बुक कर लेता हूं, मेरे घर पे डिलीवर हो जाती है, 2,000 पाउंड में सस्ती मिल जाती है। ये एब्सोल्युटली लीगल है, ये भी ग्रे मार्केट है टेक्निकली। तो इस बात को भी ध्यान में रखने वाली जरूरत है कि ग्रे मार्केट एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करता है इंडस्ट्री के लिए, और वो वेलकम है। ओके जी, अनिल राजपाल जी। मेरे हिसाब से अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है जिसमें कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और इंडियन इकोनॉमी का तीनों का इंटरेस्ट रखना है, तो जरूरी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाए। अब एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारे दिए, और उस एग्जांपल्स में बहुत क्लियरली निकल के आया कि ऑटोमोबाइल देखा जाए, टेलीकॉम देखा जाए, या कोई और सेक्टर देखा जाए, इसमें कोई ग्रे मार्केट का रोल नहीं था, जिसमें प्राइसेस बहुत कम आ गए हैं। हम एग्जांपल थे 16 रुपए से 50 पैसे आ गया। वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि कंपटीशन है, और अब कंपटीशन ही प्राइसेस डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर कोई मुनाफा कमाना चाहता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेता है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा, उसके बाद वो डिमिनिश हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए कंपटीशन को, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से इवन जो सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट जो छोटा है उसको भी कवर कर लेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो प्रहलाद साहब बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, और जो मल्टीनेशनल इंडिया में आ रही है वो किस लिए आ रही है? वो इसलिए आ रही है ना कि या तो मिडिल है या बॉटम है। टॉप तो है बट वो हमेशा से था। बिल्कुल। तो आज की डेट में हमें वो देखना जरूरी है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट को अरुण जी बता रहे थे कि टैक्सेशन और जो लॉज हैं हमारे, उसको रैशनलाइज, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर हमको भी सिखाएगा कि इट्स सिंपल फॉर अस टू बाय दोज प्रोडक्ट्स एंड कंप्लाई बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। जी हाँ, बिल्कुल। कहने का मतलब ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है ग्रे बाजार, और उद्योगों को सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है कि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि वो आम जनता की पकड़ से बाहर हैं। इसीलिए ग्रे मार्केट भी फल फूल रहा है, और इसीलिए नकाल भी वहां पर आ गए हैं अपने सामान के साथ, क्योंकि सस्ते के चक्कर में लोग उन्हें खरीदते हैं। तो ये कुछ बड़े अहम सवाल हैं जो आज की इस चर्चा से जुड़े हुए थे, जिन पर जरूर हमें सोचना पड़ेगा।
अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है shaniwarcharcha@yahoo.com। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।